Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning, everyone. Very good morning. Okay, so यार प्रीवियस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने उसमें मार्क्स देखे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक्स भी की हैं, ठीक है। सो यार टेंशन लेने वाली बात कुछ है नहीं इसमें, बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, ओके। और अभी हमने 2-3 टेस्ट ही दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये एकदम फर्स्ट टेस्ट था, तो थोड़ी बहुत गलतियां मतलब पॉसिबल है, उतना कुछ प्रॉब्लम मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि ओवर द टाइम आपको ये जो मिस्टेक्स हैं वो और कम करनी है, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी आई गेस एक पेरेंट्स मीटिंग हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। उसमें मैंने आप लोग को बताया भी था कि हम लोग का जो टेस्ट पैटर्न है वो स्टार्टिंग 1 मंथ में एक 15 डेज के गैप पे रहेगा। उसके बाद क्या हो जाता है, वीकली हो जाता है। सो मतलब टेस्ट नंबर 4 एंड टेस्ट नंबर 5 ये नेक्स्ट वीक मतलब एक वीक के गैप के बाद में रहेंगे। लेकिन टेस्ट 6 से टेस्ट सारे कैसे हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, मतलब वीकली टेस्ट रहेगा, तो आपको इम्प्रूव करने का चांस बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। मतलब वीकली टेस्ट रहेंगे तो आप बार बार अपनी गलतियां देखोगे कि यार कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो इम्प्रूव अच्छा होगा। मतलब एट द एंड ये जो गेम है ना, मतलब पेशेंस वाला गेम है। आपको पेशेंस रखना है, समझना है चीजों को, अंडरस्टूड करना है प्रॉपर्ली और धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो आज मेन टारगेट हमारा रहेगा पेपर डिस्कशन, बट मैंने क्या सोचा हुआ है कि पेपर डिस्कशन अपन सेपरेट टाइम पे कर लेंगे, ठीक है। सो जो पेपर हुआ है कल, उसका डिस्कशन मैं सोचा हूँ आज इवनिंग में 4 to 5 कर ले, तो बेटर रहेगा ना यार। बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इवनिंग 4 to 5 डिस्कशन में? No, sir, no problem. ओके, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और जो फिजिक्स का पेपर डिस्कशन है वो मैं भी ग्रुप पे टाइम डाल दूंगा, इवनिंग 4 to 5 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ओके Yes, sir. ओके फाइन। यस सर। चले, सो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट चैप्टर बात करूं, तो उस चैप्टर का नेम क्या है? उस चैप्टर का नेम है वेक्टर्स, ठीक है। चैप्टर का नेम क्या है? वेक्टर्स। अब यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? फिजिक्स में होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन बीइंग दे आर गोइंग टू बी यूज्ड इन अदर चैप्टर्स, ओके। तो जैसे मैंने बात की थी बेसिक मैथमेटिक्स, उसके काफी सारी चीजों को हम आगे यूज करने वाले हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर एक चैप्टर है हमारा वेक्टर्स, और ये वेक्टर्स को हम बहुत ज्यादा आगे यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। अब इसे समझने के लिए पहले हमें देखना है कि ये चल क्या रहा है, मतलब वेक्टर्स है क्या एग्जैक्टली। तो वेक्टर्स क्या है? कैटेगराइजेशन मेथड है। कैटेगराइजेशन मेथड मतलब क्या हो गया कि सपोज हमने डिफरेंट कलर्स है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स है, तो हमने कैटेगराइज कर दिया कि यार ये डिफरेंट, ये कलर है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, मतलब सारे कलर्स को डिफरेंट हमने कैटेगराइज किया। सेम चीज फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉज फॉलो करते हैं, मतलब जिनका कुछ सिग्निफिकेंस है, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जैसे लेंथ, विड्थ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये सारी क्वांटिटीज क्या है फिजिक्स में? फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये कैटेगराइजेशन मेथड हो गया कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरी में रखेंगे, नंबर 1 स्केलर एंड नंबर 2 वेक्टर। वेक्टर। ये पॉइंट समझ आया? किसी स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में मेरे से पूछा था कि सर फंडामेंटल क्वांटिटीज स्केलर है या वेक्टर है, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो पॉइंट ये था, मैंने बताया था कि हम एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम एक नया कैटेगराइजेशन देखेंगे, जहां पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि यार फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल और डेराइव्ड के फॉर्मेट में। यहाँ पे हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। चलो अब समझ लेते हैं चीजें हैं क्या। स्केलर वर्ड किसके लिए यूज होता है ये समझे। स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड। अब यार बहुत लोग ये सोचेंगे, और ये वर्ड बहुत बार बार आने वाला है, ये वर्ड बार बार आएगा क्या, ये मैग्नीट्यूड वर्ड क्या है?
तो मैग्नीट्यूड का सिंपल मीनिंग क्या होता है यार? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू। इसका मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कैसी भी हो सकती है। देखो सबसे पहली वैल्यू मैंने क्या लिखी है? -10 20 30 कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिक वैल्यू। तो स्केलर मतलब क्या होते हैं? स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ क्या कैरी कर सकती हैं? Magnitude. मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिक वैल्यू कैरी करती हैं, उनको हम बोलते हैं स्केलर। लाइक मैंने पूछा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं ये क्लास में, सो सपोज कितने हैं? 60 हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसी टाइप की क्वांटिटी हो गई? एक स्केलर। स्केलर। क्यों? सिर्फ नंबर बस जरूरत है और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात आई कि टेम्परेचर ऑफ लेट्स से हिमालयाज कितना है। सो हमें एक रैंडम वैल्यू पिक कर ली, लेट्स से कितना? -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यार, यहाँ पर एक और चीज आ गई, एक -10 के साथ एक नई चीज आ गई, इसे हम क्या बोलते हैं? Unit. यूनिट्स। यूनिट्स। ठीक है। सो -10 क्या है उसका? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और सी क्या है? यूनिट। यूनिट है। तो पॉइंट क्या हुआ कि फिर एक्चुअल मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन होगा? क्या सिर्फ नंबर बस होगा क्या? तो नहीं। तो ये टर्म दिया गया कि जो क्वांटिटीज का यूनिट नहीं है उनके लिए मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा? सिर्फ नंबर। लेकिन जो क्वांटिटीज में यूनिट है उनके लिए इस पूरे को भी मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ओके। अब स्केलर की दूसरी पॉइंट कि इसमें ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनका मैग्नीट्यूड तो होगा बट क्या चीज नहीं होगी? Direction. डायरेक्शन। डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होगी। बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट में डायरेक्शन की कोई बात है क्या? नहीं। टेम्परेचर बताना है कहीं का, किसी रूम का, किसी हिल स्टेशन का टेम्परेचर बताना है, उसमें किसी डायरेक्शन की बात है क्या? नहीं। अब हम वेक्टर की डेफिनेशन पे आते हैं। तो वेक्टर में ऐसी क्वांटिटीज को रखा गया है कि जिनके पास क्या चीज है? Magnitude. मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। प्लस साथ में क्या है? डायरेक्शन। Direction. डायरेक्शन भी है। ठीक है। सो स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगा। और वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी होगा। Direction plus डायरेक्शन भी magnitude. होगा। तो बेस्ट एग्जांपल है इसका क्या? फोर्स। फोर्स मतलब लेट्स से मैंने बोला 20 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है। ये एक बॉक्स है और इसमें 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है किस तरफ? ईस्ट की तरफ। तो ये मैंने एरो बना दिया, ये बन गया क्या हमारा? फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। सो साथ में पहले तो है 20 न्यूटन, ये क्या हो गया? 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और ईस्ट क्या हो गया उसकी? डायरेक्शन। डायरेक्शन। सो इस टाइप की चीजों को हम बोलेंगे क्या? वेक्टर। वेक्टर। बट यार आपने पहले कभी सुना है क्या? मतलब क्लास 9th वगैरह में, 10th वगैरह में ऐसे बोलता है क्या कि 20 न्यूटन फोर्स ईस्ट, या सिर्फ बोल देता है ऐसे 100 न्यूटन फोर्स? बताएं। सिर्फ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन सुना है ना? इसका Yes. मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज है क्या? कि फोर्स इज वेक्टर। आई एम श्योर, मैं इस बात को बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ, फोर्स इज अ वेक्टर। और आप लोगों ने भी देखा कि हाँ, फोर्स में सर डायरेक्शन की जरूरत है। लेकिन जब आप क्लास 9th वगैरह में है तब आपको फोर्स सिर्फ दे देता है कि 100 न्यूटन फोर्स है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर की एक और खास बात है, जब जरूरत पड़ेगी ये कैसा काम कर सकता है? स्केलर। स्केलर। इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन होना कंपल्सन है, बिल्कुल श्योर कंपल्सन है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में डायरेक्शन ही दे, नहीं देगा तब भी आप कॉमन सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं ये वाली बात? यस सर। Yes, sir. वेक्टर के पास डायरेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए, लॉजिकली डायरेक्शन भी देना चाहिए। लेकिन वेक्टर्स की खास बात यह है कि समटाइम्स आपको जरूरत नहीं होती है कि आप उसकी डायरेक्शन पे फोकस करो, आप सिर्फ बोल देते हो रफली कि इतना अमाउंट का फोर्स लगेगा। ठीक है। सो वेक्टर की अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हर बार डायरेक्शन पे ही फोकस करना है, कई बार बिना उसके भी काम बन जाता है। ठीक। सपोज सेकंड एग्जांपल है क्या? पोजीशन ऑफ लास्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो अभी मैंने बात की कि सपोज ये क्लास है और इसमें 60 स्टूडेंट्स थे, तो ये जो सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट है इसकी पोजीशन बताओ। तो यार पोजीशन है तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सोचो आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है, आप जो है 10 मीटर स्ट्रेट जाओ, देन लेफ्ट टर्न लो 20 मीटर। समझ आया ना? तो इसका मतलब अब आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि किस तरफ है। या फिर आप इस तरह से भी बता सकते हो क्या?
कि यार ऐसा करिए सर 30 डिग्री एंगल पर चले जाइए 20 मीटर, 20 है लेट्स से 25 मीटर, ओके ना। Yes. इस Yes, तरीके sir. से हाँ, ऐसा डिफरेंट, भी कर सकते हैं। हाँ डिफरेंट फॉर्मेट में हम डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो आगे जब ये चैप्टर में आगे हम एक्सप्लोर करेंगे तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन लिखने के और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि हाँ वेक्टर में किस एक चीज की और ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है। चले तो अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। केमिस्ट्री में तो आप एक्सेप्शन सुनते ही हैं, फिजिक्स में बहुत कम एक्सेप्शन जैसी चीजें हैं, बट फैक्ट है, वो एक्सेप्शन नहीं है, फैक्ट है। बट मैं बोलता हूँ कि आप एज ए एक्सेप्शन लर्न करो। कैसे? यार मुझे पता है कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। नहीं होते। अच्छा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, बताओ करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो करंट स्केलर होगी या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर होगी, सही है। तो यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक्स है कि फिजिक्स में ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप समझ लो, बट इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि करंट एक वेक्टर नहीं है। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर अब क्वांटिटी। मैं बताता हूँ वेक्टर और स्केलर में एक एक डीप डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। समझना, ये एक रॉड है लेट्स से। अब अगर मैंने इसे यहाँ से फोर्स लगाया तो ये रॉड किस तरफ जाएगी? आगे की तरफ, नो इश्यूज, ये रॉड यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ से फोर्स लगाया तो ये किस तरफ जाएगी? ऊपर। ऊपर की तरफ, सही है। तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन का यूज हुआ या नहीं? हुआ। बहुत इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? अगर आपने बदल दिए तो गड़बड़ है। चलो अब बात करते हैं थोड़े से बल्ब की एक, ठीक है। चले, यहाँ पर मैंने एक लगा दिया बल्ब, ठीक है, ये ऐसे 2 वायर दी, और यहाँ पे लगा दी एक बैटरी। अब देखना, मैंने वायर कनेक्ट की पहले इस तरीके से, बताओ बल्ब लाइट अप होगा या नहीं? हुआ। बिल्कुल सही है। तो करंट मैंने कहाँ से कनेक्ट किया? ऐसे, ठीक। अब मैं बदल देता हूँ, अब मैंने करंट ऐसे की, बल्ब लाइट अप होगा कि नहीं? होगा। अब मैंने ऐसे किया, बताओ बल्ब लाइट अप होगा कि नहीं? होगा। तो यार फिर कुछ ज्यादा काम में आया क्या डायरेक्शन? सिर्फ एक नहीं। यूनिक फिक्स चीज हो गई कि यार प्लस से माइनस जाएगी। आप चाहे प्लस में कैसे भी कनेक्ट कर दो, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट कुछ भी कनेक्ट करो, वो तो वर्क करेगी ही करेगी। तो क्या इसके डायरेक्शन का कुछ यूज हुआ क्या काम? नहीं। नहीं। एक क्या है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन कैरी करती है, बट डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह पाता है किसमें? करंट में। तो ये सिग्निफिकेंस समझेंगे कैसे? ये सिग्निफिकेंस हमने समझा कि वेक्टर्स का एडिशन अगर चेक करें, मतलब समझना क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वायर कनेक्ट की और यहाँ पे एक वायर कनेक्ट की, यहाँ पे मैंने एक पुल किया 10 न्यूटन फोर्स से, और यहाँ पर भी 10 न्यूटन फोर्स से। बताओ कितना फोर्स नेट फील होगा बॉक्स को? 20। ठीक। अब मैंने क्या किया, अपोजिट लगाया 10 न्यूटन, बताओ कितना फील होगा? 0। सही है। चलो अब मैंने लगाया यहाँ से 15, कितना फील होगा? 5 टुवर्ड्स लेफ्ट। बहुत ही बढ़िया। अब एक लास्ट पार्ट, अब बताओ मैंने यहाँ 10 लगाया और ऊपर की तरफ 10 पुल किया, बताओ इसे नेट कितना फील होने वाला है? एनी आइडिया? ऑप्शन सिंपल है, देखना कॉमन सेंस ऑप्शंस, 0, 10, 15, 20। बताओ व्हाट डू यू थिंक? जीरो। जीरो का मतलब पता है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। तुम अगर इस तरह पुल करोगे तो बैलेंस हो जाएगा क्या ये ऑब्जेक्ट? 10। अगर इधर पुल करते तो बैलेंस होता। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ नहीं ट्रेवल करने लगेगा, बताओ अगर ऐसे 2 लोग पुल करने लगेंगे उधर ट्रैवल करेगा। तो आंसर 10 होगा या 20 होगा या 15? 10 होगा। ओके, ठीक है, आंसर 10 भी नहीं है, आंसर 20 भी नहीं है, आंसर 50 के आसपास होगा। 15 एग्जैक्ट नहीं होगा, मैं बस फील कराना चाहता हूँ। तो इसे बोलते हैं क्या? वेक्टर्स का एडिशन रूल। मतलब मैथ में जब आप 10 और 10 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 20। 20।
लेकिन अगर आप वेक्टर को ऐड कर रहे हो मतलब डायरेक्शन का सेंस डाल दे रहे हो तो देखना 10 और 10 का आंसर 20 नहीं आ रहा है, बहुत डिफरेंट आंसर आ सकता है। जैसे हाँ एक 10 इधर लगाया और दूसरा 10 भी इधर लगाया, क्या आंसर आएगा 10 और 10 का? 20 20 एक 10 इधर लगाया, एक 10 अपोजिट लगाया, क्या आंसर आएगा 10 एंड 10 का? 0 0 0 आएगा। एक 10 को इधर लगाया, एक 10 को इधर लगाया, बहुत ही डिफरेंट आंसर आएगा। हाँ ठीक है, तो बस इसे बोलते हैं क्या? वेक्टर एडिशन रूल। क्या बोलते हैं? वेक्टर एडिशन रूल Vector एडिशन रूल। क्या वेक्टर को ऐड करने का एक अलग ही मैथ होता है, वही हमें मैथ क्या करना है इस चैप्टर में सीखना है। तो वेक्टर्स में हमें क्या सीखना है एग्जैक्टली? वेक्टर्स को सॉल्व करने का मैथ। कि यार सिंपल 10 + 10 का आंसर हमेशा 20 आता है, लेकिन अगर ये 10 और 10 वेक्टर है तो आंसर 20 नहीं आएगा। नहीं आता सिंपल 10 × 10 का आंसर क्या आएगा? 100। 100 लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो आंसर 100 नहीं आएगा। यही हमें वेक्टर में सीखना है, ताकि जब हम आगे फिजिक्स में किसी वेक्टर क्वांटिटी को देखें, मतलब अगर फोर्स ऐसे लिखा है कि यार फोर्स 100 है और जरूरत पड़ी मल्टीप्लाई करने की तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर लिखा है कि फोर्स 100 ईस्ट की तरफ है और फिर बाद में कुछ मैटर मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे तो हमें ये वेक्टर मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, नॉर्मल मैथमेटिक्स काम नहीं करेगी। आइडिया समझ आया कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है? यस सर हाँ सर तो इसका सिंपल सा रीजन जैसे मैंने आपके लिए बताया कि करंट को चाहे जैसे कनेक्ट करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रीजन क्या है कि करंट क्या फॉलो नहीं करती है? डायरेक्ट वेक्टर एडिशन रूल वेक्टर एडिशन रूल। जो हम रूल्स आगे पढ़ेंगे करंट वो नहीं फॉलो करती, इसलिए सीधे से हमने उसे स्केलर में रख दिया। एक एक्सेप्शन वेक्टर की तरफ भी होता है। आपने सुना है ना वॉल वगैरह का एरिया वगैरह होता है, सरफेस का एरिया होता है, बहुत सारे एरिया के फॉर्मूले सुने हैं। क्या कभी एरिया में की डायरेक्शन सुना है? नहीं सर लेकिन हम फिजिक्स में आप आगे समझेंगे कि एरिया की डायरेक्शन होती है, बस क्लास 9 10th वगैरह में हम डिस्कस नहीं करते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे दो नई चीजें हैं। करंट जिसकी डायरेक्शन हम क्लास 9 10th में सुनते हैं वो कैसी है? डायरेक्शन वेक्टर लॉ नहीं फॉलो करती, इसलिए वो स्केलर बन जाती है। और एरिया एक कैसी क्वांटिटी बन जाता है? वेक्टर। यूजुअली हम सिर्फ इसका क्या यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एरिया की डायरेक्शन होती कहाँ है। तो एरिया की डायरेक्शन कैसे अज्यूम की गई है? मान लेते हैं ये एक सरफेस है, एरिया की डायरेक्शन हमेशा अज्यूम की है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो डाउनवर्ड भी हो सकता है ना एक? हाँ सर तो हाँ, दो डायरेक्शन पॉसिबल है एरिया की। अगर एक प्लेन सरफेस है तो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। और दूसरा अगर ये कोई क्लोज बॉक्स है, मतलब लेट्स से अपन एक बॉक्स बना देते हैं ऐसा, ये क्लोज बॉक्स है, तो क्लोज बॉक्स में वो जो इनवर्ड होगी वो कंसिडर नहीं की जाती। तो हमेशा एरिया वेक्टर कैसा होता है क्लोज बॉक्स में? आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? अगर प्लेट है तो किधर होगी? परपेंडिकुलर बोथ साइड। और अगर क्लोज है तो सिर्फ क्या होगी? परपेंडिकुलर ऑल साइड्स आउटसाइड। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया क्या कि यार स्केलर है क्या एंड वेक्टर है क्या। और आगे जाके स्केलर तो कुछ पढ़ने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आगे हम चैप्टर पे क्या स्टडी करेंगे? वेक्टर की मैथमेटिक्स कैसे होती है। ठीक है ना? ओके, चले। तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी इसके सिंबल की। तो सिंबल स्केलर अगर है, लेट्स से एक क्वांटिटी क्या है, जैसे मान लेते हैं फोर्स एक क्वांटिटी है, वैसे ये क्वांटिटी क्या मानी है, तो स्केलर मतलब सिर्फ क्या लिख देंगे? ए। वेक्टर मतलब होता है कि ऊपर क्या लगा देंगे? डायरेक्शन एरो। ऐसे। अब अच्छी बात पता है क्या है कि इस एरो का ये मतलब नहीं होता कि ये आगे ईस्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैंने ऐसे एरो बना दिया तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिस इज नॉट अ सिंबल। क्लियर? कोई भी वेक्टर हो, क्या ये एरो डायरेक्शन बता रही है क्या? नहीं ये एरो क्या बता रही है कि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। ठीक है, सो एरो मतलब ऐसे मत लगाने लग जाना कि आप एरो लेफ्ट एरो, नहीं,
सिर्फ सिंबल है राइट एरो। कुछ बुक्स में क्या होता है, इस लेटर को बोल्ड लेटर में लिख देता है, लेकिन आप देखते हैं कि आजकल नई नई बुक्स आती हैं उसमें बहुत सारे लेटर्स बोल्ड में लिखे होते हैं, तो ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बट अगर आपको पूछे कि पिक विच वन इज द करेक्ट, और एक ए बोल्ड लेटर में बना हुआ है, एक ए में ऐसे एरो बना हुआ है, एक ए में वेक्टर ऐसे बना हुआ है, एक ए में वेक्टर ऐसे बना हुआ है, बताओ विच इज द करेक्ट सिंबल ऑफ वेक्टर? बोल्ड। बोल्ड लेटर्स, ठीक है। फर्स्ट वन बोल रहा बट हम यूज नहीं करते, हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, एरो। ठीक है। तो देखें, जैसे मैंने फोर्स वेक्टर लिखना है तो मैंने फोर्स के ऊपर क्या बना दिया, एरो। एरो। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट से 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है, तो इस 10 न्यूटन को क्या बोलेंगे अपन, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट, और ये जो ईस्ट लिखा है ये क्या बन जाएगी इसकी, डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो अभी क्या है, सबका अपना अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ वेक्टर को लिखना है तो क्या लिखेंगे एफ के ऊपर, एरो। एरो। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखेंगे, सिर्फ सिंपल एफ। एफ। लेकिन अगर मुझे ये बोलना है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ तो एफ सही है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं नहीं इस वेक्टर का ही बताओ, तो फिर वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऊपर बगल में क्या लगा देते हैं इसके, मॉड। इसका मतलब मैथ में मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है ना। हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड के क्या हाँ, सिंबल सर। हो जाएंगे, मॉड लगा देंगे या फिर सिंपल एफ लिखेंगे, क्लियर। यस सर। अच्छा, फिर आती है ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का सिंबल क्या है, डायरेक्शन का सिंबल है इसके ऊपर एक टोपी लगा देते हैं, कैप बोलते हैं इसको, ऐसा सिंबल। सो टोटल ये चैप्टर में 3 सिंबल्स चलेंगे, कौन कौन से, नंबर 1 एफ। ये क्या है, एरो। वेक्टर। एरो। वेक्टर। हाँ मतलब एरो है, ये है क्या, बोलते क्या है इसे, वेक्टर। एफ वेक्टर। वेक्टर, ये क्या है, एफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन। क्लियर ना। सर ओके, चले। तो अगर मैं पूरा फुल देखूं तो कोई भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ना, मतलब एक वेक्टर में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो कभी कभी क्या करता है, आपको दे देता है क्या, वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड बोल देता है फाइंड इट्स डायरेक्शन। तो ये तो बहुत बेसिक वाली बात है ना, बताओ डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, हाँ। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्शन वेक्टर का, डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यस वेरी Vector. गुड। सो डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, मैंने बताया, चलो एक वेक्टर एक्स है, इसकी डायरेक्शन बताओ, तो आपको क्या करना है, वेक्टर एक्स अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन। किसी को डाउट तो नहीं ना इस फॉर्मूले में, नहीं सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो ये तो था एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि यार वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्मिथ एनी डाउट, हाँ सर। पूछें। सर मतलब डायरेक्शन कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं होती है ना, तो नहीं नहीं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि सोचो कोई एक चीज है, सोचो f इस तरीके से 3x + 2y, रुको ये है 10x + 15y, और लेट से इसका मैग्नीट्यूड, अभी मैं रैंडम वैल्यू पिक कर रहा हूँ, है 25। तो ये जो वेक्टर f है, जब आप इसमें 25 का डिवाइड करोगे तो ये x और y तो दिखेंगे ही ना। ये जो डायरेक्शन वेक्टर है ना, उसमें बिल्कुल वेक्टर जैसा ही ये डायरेक्शन वगैरह दिखेंगी। सो डायरेक्शन वेक्टर, अभी रुक जाओ, ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल फोर्स के जैसी ही दिखेगी, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे और डिटेल में, ठीक है ना। तो अभी डायरेक्शन वेक्टर को होल्ड करके रखेंगे, आगे मैं बताऊंगा कि ये दिखेगा कैसा आपको, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यू बस नहीं है, ऐसा 1 2 3 टाइप नहीं दिखेगा, ओके। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर थोड़ा सा अलग दिखेगा, ठीक है। आगे एक्सप्लेन करता हूं उसको। फिर हम बात कर लेते हैं, पहले सिंबल्स की बातें कर रहे हैं सर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मतलब इसे फिजिक्स में नेम क्या देते हैं, क्या नेम यूज करते हैं, फेजर। तो आप तुरंत समझ जाएंगे, क्वेश्चन में अगर बोलेगा ड्रॉ द फेजर ऑफ गिवन वेक्टर, मतलब समझ गए क्या बनाना है उसकी,
ज्योमेट्रिकली Geometrical रिप्रेजेंट करने के लिए। Electrical. तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड डायरेक्शन पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या होती है ऑलरेडी आप जानते हैं, बहुत बार ड्रॉ करते हैं। क्या ये जो मैथ में प्लेन यूज करते हैं ना, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, हाँ, इसी को अपन स्टैंडर्ड प्लेन मानते हैं। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? East. ईस्ट, ये वेस्ट, ये North. नॉर्थ। नॉर्थ, ये साउथ। किसी को इनमें डाउट तो नहीं है ना स्टैंडर्ड डायरेक्शंस में? नो No. सर। No, sir. No. ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्ड डायरेक्शन एज्यूम कर ली। ठीक, तो सपोज क्वेश्चन में लिखा है क्या 10 न्यूटन ईस्ट। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि पहले तो मैंने वेक्टर लिखा था, अभी उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक एरो बना दो। क्या एरो? Arrow. एरो की ये जो लेंथ है ये उसके किस चीज को बताएगी? Magnitude. मैग्नीट्यूड। Magnitude को. और ये जो एरो का हेड है ये बताएगा किसको? Direction. Direction को. Direction. ठीक है, सो अगर ऐसे 2-3 एरो बनी हुई है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सी चीज किस तरफ है। तो ये चीज ईस्ट की तरफ वर्क कर रही है, ये नॉर्थ की तरफ North वर्क कर की रही है, तरफ. ये कुछ बीच में एंगल है। ठीक है ना? इनमें सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका होगा? ऑफ कोर्स डायगोनल का। ठीक वो है, बीच वाली। तो सर हाँ, लाइन की जो लेंथ है वो स्केल से ड्रॉ करेंगे या वो सिर्फ कंपैरिजन के स्केल लिए? से ड्रॉ करेंगे। एक स्केल एज्यूम करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। सपोज मैंने चार्ट दिए और आपको बोला कि यार चलो 10 न्यूटन 15 न्यूटन 25 न्यूटन 50 न्यूटन को ड्रॉ करो। तो यार अगर आपने बोल दिया कि 1 न्यूटन को मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा तो आपको कहाँ तक पहुंचना पड़ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब बहुत बड़ा पेज हो जाएगा। तो हम एज्यूम करेंगे कि 2 न्यूटन मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो आपको मैक्सिमम कितना ड्रॉ करना पड़ेगा? 25 centimeter. 25 आप centimeter. समझ गए? एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे तो वो पहला फोर्स होगा, अकॉर्डिंगली 7.5 की ड्रॉ करोगे तो वो ये वाला फोर्स हो जाएगा। समझा ना? हाँ, तो वो अकॉर्डिंगली स्केल आप एज्यूम कर सकते हो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पर स्केल 1 की एज्यूम की तो फिर मैं 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हेड और इसे एंड को क्या बोलते हैं? Tail. ठीक, सपोज मुझे दिखाना था कि 5 न्यूटन वेस्ट, तो मैंने एज्यूम किया कि 1 न्यूटन मतलब 1 1 सेंटीमीटर। centimeter. मैंने 5 सेंटीमीटर की एक एरो बना दी। ठीक है, अब जैसे लिखा है 1000 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट बनाओ। सो आप समझ गए कि 1000 मतलब बड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने एज्यूम किया कि 100 न्यूटन मतलब कितना? 1 1 centimeter. centimeter. तो फिर हमें कितनी एरो? 10 सेंटीमीटर की एरो 10 बनानी centimeter. पड़ेगी। ठीक है, अभी ये इंडिविजुअल है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, अरे 10 सेंटीमीटर की लाइन क्यों? मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल चीजों को एक साथ बनाते हैं ना तब कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स इधर, तब आप ऐसे ज्योमेट्री में फील करोगे ओके ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है। ठीक है, ओके। हाँ सर। तो अब क्या फर्क पड़ेगा कि ये जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन मैंने एज्यूम की, फिजिक्स में क्या किया मैथ वालों ने, जैसे अगर आप देखो ये ईस्ट वेस्ट ये तो जोग्राफिकल वैल्यूज है ना, मैथ वाले क्या यूज कर लेते हैं इनके जगह पर? सीधा x माइनस एक्स वाई माइनस वाई। क्लियर है या नहीं? हाँ उसी तरीके से जो ईस्ट वेस्ट वाली चीज है इसको फिजिक्स में मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखें। तो ये अगर मैं अज्यूम करूं ये हुआ x ये हुआ y और ये परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है? डायरेक्ट। ये आपको सबको पता है ना, x और y सेम प्लेन पे और z जबकि क्या है दोनों से परपेंडिकुलरली अपवर्ड। हाँ तो सिमिलरली मैथ में फिजिक्स में क्या एज्यूम किया, इसे ईस्ट, इसका अपोजिट वाले को वेस्ट, ये नॉर्थ, इसके अपोजिट को साउथ। तो ये जो z है इसको क्या बोला? अप। तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे क्या कि अप मतलब नॉर्थ है? क्या नहीं, No. अप मतलब नॉर्थ नहीं है। अगर ईस्ट बोल दिया तो नॉर्थ को लिटरली नॉर्थ लिखेगा, अप नहीं कहेगा। अप मतलब कहाँ आ गया? प्लेन से ऊपर। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, क्लियर है सबको? अच्छा, तो फिजिक्स में नेम क्या हुआ? ईस्ट अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ अपोजिट साउथ, जेड वाले को अप और जेड का नेगेटिव वाले को डाउन। डाउन।
अब इसके लिए सिंबल भी दे दिए गए फिजिक्स में, जिन्हें हमने बोले क्या, स्टैंडर्ड डायरेक्शंस। अच्छा, डायरेक्शन में ऊपर क्या लगाते हैं, कैप ना। तो फिजिक्स में नेम दिया गया, इसे नेम दिया गया आई कैप, इसे नेम दिया गया जे कैप, और इसे नेम दिया गया के कैप। तो बताएं आई जे के क्लियर है फिजिक्स में, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, तो अभी देखो मैंने फोर्स लिखा था ना यहाँ पर 10 न्यूटन ईस्ट, तो क्या मुझे पूरा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं लिखूंगा 10 आई कैप। आई कैप। 10 इज मैग्नीट्यूड, आई कैप इज डायरेक्शन। स्मिथ पूछें। सर वैसे डब्ल्यू का क्या होगा या कुछ अरे नहीं? ये देखो ना यार, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ और जुगाड़ना पड़ेगा, डब्ल्यू का हम नेम नहीं दे सकते। तो हमें एक चीज समझना है क्या, कि स्केलर में अगर मैंने बोला वैल्यू -10 लिखी है, तो इस माइनस का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस है क्या अलग? नहीं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर वेक्टर में ऐसे लिखा है -10, तो वेक्टर में माइनस जो होता है वो किसे बिलोंग करता है? डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे वेस्ट को डिफाइन करना है तो मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिख सकता हूँ, -10 आई। माइनस आई कैप। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस, कैप। और डाउन को माइनस के कैप। बताइए यार, ये वो चीज है जो फिजिक्स में 2 इयर्स 11th 12th पूरा यूज होने वाली है। और बाद में अब मैं इसे बार बार नहीं समझाता रहूंगा कि यार आई मतलब क्या है, माइनस आई मतलब क्या है। समझ आया ना? माइनस क्या बता रहा है, दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द गिवन। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में लिखना था 5 न्यूटन वेस्ट, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, -5 आई कैप। आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि वेक्टर में ये नेगेटिव किसे बिलोंग करता है, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन आई के अपोजिट को। बताएं स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। डेफिनेट क्लियर। यस सर। ओके ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डायरेक्शन से पहले एक और चीज यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे क्या, कि लेट से लिखा था फोर्स 20 न्यूटन वेस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो फोर्स को मैं लिखूंगा क्या, -20 आई कैप। कोई डाउट क्या? नहीं। नहीं सर। अच्छा, ये बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, अभी भी -20 है क्या? -20। नहीं, क्या है, 20। 20 है। अब देखना फोर्स वेक्टर अपॉन एफ, मतलब क्या आना चाहिए आंसर, डायरेक्शन। मैं चेक करूंगा -20 आई कैप बाई 20, देखो आंसर क्या आएगा, माइनस आई। माइनस आई कैप। का मतलब ये एक्चुअली क्या आ गई हमारी, डायरेक्शन। डायरेक्शन आ गई। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि डायरेक्शन कोई एक नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है जो अभी और आगे इन डिटेल पता चलेगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक आपको सिंपल सा आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, इन सब चीजों में एक चीज मैंने ध्यान नहीं दी, जब मैं इन्हें कट करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 1। बट 1 लिखने की जरूरत नहीं होती ना, किसी भी चीज में 1 मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसका मतलब हुआ कि यार डायरेक्शन की एक और खास बात है, इसमें हिडन फॉर्म में किस चीज का मल्टीप्लाई है, 1 का। इसका मतलब समझना यार, डायरेक्शन में खुद डायरेक्शन तो है ही, साथ में एक एक्स्ट्रा क्या है, 1। इसका मतलब डायरेक्शन खुद में एक क्या है, वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। समझ आया? तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जो कि आपको ध्यान देना है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट नहीं बोलते कि फाइंड डायरेक्शन, क्या टर्म यूज करता है उसके जगह पर, क्या टर्म यूज करता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। और मुझे पता है कि डायरेक्शन वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो यहाँ पर ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डायरेक्शनल वेक्टर is also a vector with magnitude 1, and that's why it is also called यूनिवेक्टर। यूनिट वेक्टर। तो बताओ यार, शीट में से शीट अभी आज नहीं, आफ्टर 2-3 लेक्चर्स आई विल पोस्ट द शीट में से आपको कभी भी यूनिट वेक्टर पूछेगा, मतलब समझ गए क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करना है, फोर्स और मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, तो हाँ स्मिथ पूछे। सर डायरेक्शनल वेक्टर मतलब ही डायरेक्शन है सिंपली। हाँ सिंपल डायरेक्शन मतलब सिंपल डायरेक्शन, बस हमें ये पता है कि लॉजिकली वो एक वेक्टर है, खुद में एक वेक्टर है, इसलिए हम वेक्टर लगाने लग गए। अच्छा देखिए स्टैंडर्ड वेक्टर्स ये सारे क्लियर है ना जो यहाँ पर लिख दिए हमने, हाँ सर। ये क्लियर है ना, स्टैंडर्ड वेक्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए। तो अब बात आती है नई चीज, क्या वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल एंगल। कैसे डिफाइन करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने स्टैंडर्ड डायरेक्शन वेक्टर रिज्यूम किए, वैसे ही एक एजम्पशन होता है कि वेक्टर के बीच एंगल कब बताएंगे। तो सपोज मैंने एक एरो बनाया ये, फिर एक एरो बनाया ये, इनके बीच एंगल कितना है, लेट्स से 120 है। तो क्या इसे मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बोल दूंगा क्या? नहीं नहीं। 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 वेक्टर ए और बी के बीच के एंगल की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। कैसे एंगल डिफाइन होगा? एंगल तब डिफाइन होगा व्हेन बोथ वेक्टर आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम पॉइंट। क्या ये वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है क्या? नो नहीं सर। नहीं। ये यहाँ से, जबकि ये यहाँ से। यहाँ यहाँ से। से। तो हमें यहाँ पर एक लॉजिक सीखना पड़ेगा कि यार आपको एंगल तो तभी बताना है जब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, बट क्या ये रियल में स्टार्ट हो रहा है क्या सेम पॉइंट से? नहीं। नहीं। तो हमें सीखना पड़ेगा कि कैन वी शिफ्ट अ वेक्टर? Yes. The answer is yes. A vector can be shifted in anywhere in a plane. मतलब क्या हुआ, सिर्फ क्या चेंज नहीं करना, उसका एरो क्या बताता है, सॉरी उसकी लेंथ क्या बताती है, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। आप लेंथ Magnitude. मत बदलो और उसे की एरो की का एंगल वगैरह मत बदलो, बाकी कहीं पे भी ड्रॉ करो। इसे उठा के मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, नो डाउट एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे उठा के आप यहाँ ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे उठा के यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आया? तो इसे क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना? कैसे? अच्छा, नंबर 2, क्या नहीं करना, सपोज ये वेक्टर है, क्या नहीं करना, उसका एंगल नहीं बदलना और उसकी लेंथ नहीं बदलना। तो इस वेक्टर को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी। समझ आया ना? सिर्फ क्या नहीं बदलना, उसका एंगल और लेंथ। एंगल एंड लेंथ नहीं बदलना। समझ आया ना? अब मुझे लगता है हमारा ये जो लॉजिक है ये हमारी इस प्रॉब्लम को क्लियर कर देगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर कब कैसे डिफाइन है, व्हेन वेक्टर शुड बी जॉइंट टेल टू टेल और हेड टू हेड। मतलब अगर ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, क्या ये टेल टू टेल ज्वाइन है? नहीं। 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 एक का हेड एक के टेल से ज्वाइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर को टेल टू Tail टेल to tail और शिफ्ट head to करना head. पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो किसी को शिफ्ट करें, बताओ, ए को शिफ्ट करें या बी को? ए को। ए को कर दें, कहाँ कर दें, आगे या पीछे? आगे आगे। आगे की तरफ आगे। शिफ्ट आगे कर की दें। तरफ। ए को अगर मैंने आगे की तरफ शिफ्ट किया तो अब देखो आंसर क्लियर है, दोनों कैसे ज्वाइंट है, टेल टू टेल ना। टेल टू टेल। Yes. यस दिस इज अवर एक्चुअल आंसर ऑफ एंगल। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। Yes, sir. है ना? अच्छा चलो, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो मैंने बताया चाहे आप टेल टू टेल ज्वाइन करो या हेड टू हेड ज्वाइन करो, दोनों सेम बातें हैं। तो अगर इनके बीच का एंगल 130 है तो आंसर भी क्या होगा? 130 degree. 130. चाहिए तो थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखा देता हूँ, क्या इस वाले वेक्टर को थोड़ा कहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, आगे, और इस वेक्टर को और आगे। अब देखो मैथमेटिकली ये एंगल वही आएगा ना, यस सर। Vertically opposite angle. ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हेड टू हेड ज्वाइन हो या फिर टेल टू टेल टू टेल, टेल। आंसर तभी आपको बताना है। डन। इस क्वेश्चन में अगर मैंने ए और बी के बीच का 120 एंगल बताया है तो अभी आंसर नहीं करेंगे, ए को क्या करेंगे, थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे और Shift आंसर करेंगे। होगा कितना, 60। 60 डिग्री। बता एंगल बिटवीन वेक्टर्स में क्लैरिटी है या नहीं सबको? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अभी आप लोग को मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो भी चीजें सीखेंगे आपके लिए बहुत बहुत ही नई है। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी वो भी एकदम न्यू था, वेक्टर भी आपके लिए पूरा न्यू है, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, हाँ स्मिथ पूछें।
सर हम जो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा मतलब ये हमारा एक्यूट Acute काउंट नहीं, कर एक्यूट नहीं काउंट करना, ऑब्ट्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है, टेल टू टेल जाए हेड टू हेड। ठीक है। हेड टू टेल या हेड टू हेड? हाँ, ऑब्ट्यूज हो सकता है, बिल्कुल ऑब्ट्यूज। अभी एक एग्जांपल दिया था ना यहाँ पे, ऐसे दो वेक्टर हैं, तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, जबकि मैंने दिया है कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या है? 150 degrees. 150 डिग्री। ओके, श्रावणी एनी डाउट? Case of solid angles. व्हाट? What do we do in case of solid angles? Actually, I explained it earlier. We don't discuss the solid angle in like our physics because we study totally 2D physics. Solid angle comes in picture when we realize some area. ठीक है ना? तो यहाँ पर हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल्स की जरूरत ही नहीं होती। यस सर। ओके, हाँ स्मिथ पूछे। हाँ सर सर और हमें हमेशा मतलब ऑब्ट्यूज ही लेना है। मतलब नहीं, हमेशा ऑब्ट्यूज नहीं लेना है, ये दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड ओनली। ओके, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ए को आगे बढ़ाएंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, तो आंसर क्या आ गया? एक्यूट। ठीक, अभी इस क्वेश्चन में अगर आप करोगे सेटिस्फाई करने के लिए, ए वेक्टर को आगे बढ़ाओगे तो एंगल कैसा आ गया? Obtuse. 150. क्लियर ना? Yes sir. तो 150 आंसर हो जाएगा, नो इश्यूज। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने शिफ्टिंग बताया, ये क्लियर है या नहीं? सपोज ए वेक्टर है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सी वेक्टर है, सो डेफिनेटली ए को मैं सी के पास ला सकता हूँ, सिर्फ मुझे क्या चेंज नहीं करना, उसका एरो का लेंथ और एंगल। आप सोचो कि मैं ऐसे कर दूं ए वेक्टर को, तो ये गलत तरीका है, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, इवन ए वेक्टर को मैं बी के पास भी ला सकता हूँ, ए वेक्टर को डी के पास भी ला सकता हूँ, सिर्फ क्या मेंटेन रहना चाहिए इसका? लेंथ और डायरेक्शन। लेंथ एंड डायरेक्शन, बिकॉज लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो मेन चीज है ही। क्लियर ना? Yes. यस सर। ओके, हाँ अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब सही है, तो ओवरलैप कर रहे हैं तो 0 डिग्री होगा। हाँ 0 डिग्री होगा। अगर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो बिकॉज टेल टू टेल ज्वाइन है और एंगल क्या है 0 है, और अगर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे थोड़ा सा शिफ्ट करोगे और चेक करोगे तो एंगल कितना आएगा? 180. 180 degree. 90। ठीक है ना? तो सेम डायरेक्शन में अगर Yes, ओवरलैप sir. करेंगे तो आंसर होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे तो 180। 180. 180 डिग्री। ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ऑलरेडी कैसे ज्वाइन है वो, हेड टू हेड। तो आंसर 45 ही आ जाएगा। अब मुझे उन्हें वापस टेल से करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहिए तो आप कर लो, ए को कहाँ करो, आगे एक्सटेंड कर दो, और बी को आगे एक्सटेंड कर दो, टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, आंसर क्या आने वाला है? सेम 45. 45. ओके, ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है। आपको एंगल बताना है, ए बी के बीच का एंगल, बी टू सी के बीच का एंगल, सी टू ए के बीच का एंगल, जबकि गिवन वैल्यूज हैं, लेट्स से ये 60, ये 70, ये 50। क्लियर? बताएं ए एंड बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 110. 110. सबको क्लियर है ना? बिकॉज क्यों, व्हाट इज द रीजन? ये भी हेड और टेल ज्वाइन है, so for that I'll have to extend this a further. Yes. a को आगे एक्सटेंड करूंगा तो एंगल कितना दिखने लगेगा? 110. Yes, 180 minus 70 which is 110. B to C में बताएं। 150 डिग्री। 50 degree. पक्का?
130 तो नहीं होगा. नहीं. No. What is the reason? Head joint. Already head to head Head join. and Already head to head Head and join है head तो join. आंसर 50 degree है. 50. Next C and A. 60. 60 degree. पक्का 120 तो नहीं है ना? नहीं, tail to tail. क्यों? नहीं. ऑलरेडी टेल टू टेल ज्वाइन Tail है. to ठीक है tail ना? join. Yes sir. हाँ ठीक सर. है. Yes. बहुत ही बढ़िया सर. सो एंगल पक्का समझ आ गया ना? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. ओके हाँ sir. ठीक है. तो अब हम आते हैं एक्चुअल अपने काम पर. क्या? वेक्टर्स के एडिशन को, Addition. जो हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन टारगेट है. हाँ पूछें स्मिथ. सर हाँ, मैं मतलब ये कहना चाहता था कि सर हम रिफ्लेक्स एंगल नहीं ले सकते, मतलब उन दोनों का बीच के रिफ्लेक्स एंगल भी ले सकते हैं ना? नहीं 180 से सर आवाज नहीं आ रही आपकी. ज्यादा वाला नहीं लेना होता. समझा? आप ये बोल रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ सर. दो वेक्टर जब टेल टू टेल ज्वाइन है तो आपको स्मॉलर एंगल पिक करना होता है. ठीक है, उनके बीच का. ये लार्ज वाला नहीं. ओके. हाँ सर. ठीक है सर. सो डेफिनेटली आंसर थीटा का 0 to 180 तक ही रहने वाला है. ठीक है, क्योंकि हमें स्मॉलर वाला ही पिक करना है. चलिए अब मेन काम की बात पे आते हैं. मेन काम की बात क्या है कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है. एक्चुअल सिनेरियो वेक्टर को ऐड कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल. इतना है 0 या फिर 180 degree. 180. तो उनको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के. डायरेक्टली मतलब सिर्फ क्या सॉल्व करो, मैग्नीट्यूड. Negative. मतलब ये लिखा है 5 न्यूटन, एरो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ. तो East. वेक्टर फॉर्मेट में कैसा लिखूंगा इसे, 5 I I cap. Pi cap. ये सपोज थोड़ी मैंने बढ़ा दी है एरो, ये कितना हो गया 8 न्यूटन. सेम डायरेक्शन है मतलब 8 आई कैप. तो एंगल इनके बीच कितना है, 13. 13. 0 कितना, degree. 0. भाई ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, 180 दोनों सेम. 180 कहाँ हो जाएगा यार, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना. 0 degree होता है. 0 डिग्री है. 0 तो degree. 0 डिग्री है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. आंसर क्या आ जाएगा, 13. 13. इट इज लाइक सिंपल मैथ कि 5 प्लस 8 का एडिशन मैथ में कितना आता है, 13. वेक्टर में कब 13 आएगा, जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 0 degree. 0 डिग्री. तो ये तो बेसिक मैथ है ना. 5 आई कैप और 8 आई कैप. आंसर क्या आएगा, 13 I cap. 13 आई कैप. नेक्स्ट, अगर 5 ईस्ट की तरफ है और 8 किस तरफ है, West. वेस्ट की तरफ, तो रिजल्ट में कितना बचेगा, 3. 3. तो ये भी बेसिक मैथ है कि 5 प्लस 8. बस याद रखना है कि 8 अपोजिट डायरेक्शन में है. तो आंसर क्या आएगा, Negative. -3. -3. क्यों, -3. क्योंकि नेगेटिव बताता है उसके So your voice is breaking. अपोजिट डायरेक्शन को. तो फिजिक्स. ओके जस्ट मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन. So it's clear now. Okay, is it fine right now? Yes sir. Yes, sir. It is. Okay, let me know whenever it's lagging. Okay, Yes so sir. 5 and 8. बट अभी मुझे पता है कि 5 न्यूटन एरो किस तरफ है, East की तरफ. तो मैंने आई कैप यूज किया. हाँ. इसको मैंने वेस्ट की तरफ एरो दिया, तो क्या यूज किया, Minus I cap. माइनस आई कैप. Minus Minus I सिंपल मैथमेटिक्स हुई. क्या आंसर आया, सिंपल मैथमेटिक्स -3 आई कैप. -3 I -3 cap. देखो एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए इस तरीके से 3 और नेगेटिव का आई कैप, ये वाला डोमिनेट हुआ ना. लेकिन लिखने का तरीका क्या है, नेगेटिव हमेशा बाहर लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं. क्लियर ना, Yes sir. ये अंडरस्टूड है हाँ, कि ये सर. जो बाहर नेगेटिव है ये किसे बिलोंग कर रहा है, आई कैप को. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट. मैंने बताया कि डायरेक्टली किन्हें सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 0 to 80. 0 और और 180. 180. अरे फिर से लिखता हूँ, अगर दोनों सेम डायरेक्शन है एंगल कितना है, 0.
अगर अपोजिट डायरेक्शन है 180 180 180। अगर इसकी वैल्यू 10 है और इसकी 3 है, आंसर क्या आएगा? 13 13। इसकी 10 है और इसकी 3 है, आंसर क्या आएगा? 7 7। ये दो चीजें पक्का क्लियर है ना? हाँ Yes, सर sir. क्लियर है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट पार्ट पे। सोचो एक नेक्स्ट फेमस एंगल पिक कर लेते हैं। 0 हो गया, 180 हो गया, नेक्स्ट फेमस क्या पिक कर लेते हैं? ये मैंने 5 न्यूटन रखा ईस्ट की तरफ और ये 3 न्यूटन रखा नॉर्थ की तरफ। क्लियर? तो ये 5 किस क्या है? आई कैप। और ये बिकॉज नॉर्थ है तो ये कैसा है? ये क्या ये कैप तो इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो क्या आप इसका एडिशन बता सकते हो क्या कि 5 और 3 का 8 हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? No, sir. नहीं, पर उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है। इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे और समझेंगे। समझ आया ना? इसको डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। मतलब हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ 5i कैप प्लस 3j कैप आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर मेथड है, कैसे सॉल्व करेंगे? आई को जे के साथ ऐसे रैंडमली सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, चले तो अब अपन निकालेंगे मेथड। क्या कि अगर एंगल कितना हो, थीटा हो, और थीटा कौन सा ना हो, 0 ना हो या फिर 180 नहीं हो, तो जो फाइनल इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है उसका नेम हम क्या रखते हैं? रिजल्टेंट। तो अब आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि रिजल्टेंट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। समझ आया? इनका रिजल्ट है इसलिए उसका नेम रिजल्टेंट रखा है। मतलब सिंपल है। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था ना, ये 10 है और ये 10 है, कितना होगा? आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों का एडिशन, समेशन। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि जब 10 और 10 दोनों 90 डिग्री पर एक्ट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन विद दिस बॉक्स? ये कितना फोर्स फील करेगा, ये होता है रिजल्टेंट। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्यों हमें फिजिक्स में वेक्टर पढ़ने की जरूरत है। अब आपको समझ आएगा क्या कि जब बॉक्स पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इनके बीच कुछ एक एंगल है, तो क्वेश्चन ये कि इनको नेट में फोर्स कितना फील हो रहा होगा? तो आंसर है कि 0, 10, 20 ये सब नहीं फील हो रहा होगा। एक अलग ही वैल्यू फील हो रही होगी जिसे हम सॉल्व करेंगे वेक्टर मैथमेटिक्स से। ओके, यस सर। तो ये जो नेट फोर्स फील होगा इसका नेम क्या देंगे हम? तो आपसे कभी भी पूछेगा कि 10 और 10 का रिजल्टेंट बताओ, मतलब आपको क्या निकालना है? एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, उनका नेट क्या होने वाला है। डन? यहाँ तक कोई डाउट क्या? नो डाउट नहीं। सर। तो अब पहले हम समझेंगे कि यार ये रिजल्टेंट चीज क्या है, कैसी दिखेगी, पहले इसे समझेंगे, फिर हम आगे डेरिवेशन पे जाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, होल्ड ऑन एवरीवन। ओके, हाँ, सो रिजल्टेंट हम पहले क्या समझेंगे, क्या रिजल्टेंट को कैसे देखना है, समझना है, उसके बाद फिर अपन इसके फॉर्मूले की बातें करेंगे। तो नंबर 1, रिजल्टेंट को समझने के 2 तरीके हैं। कैसे? मुझे पता है कि वेक्टर को मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? टेल टू टेल टेल या टू फिर टेल। हेड टू एक और सिंपल आइडिया है कि एक वेक्टर ऐसे गया और दूसरा वेक्टर ऐसे चला गया, तो क्या ये टेल टू टेल ज्वाइन है क्या? नहीं।
नहीं, तो हमें इन्हीं दोनों पे अपना रिजल्ट ड्रॉ करना सीखना है। नंबर 1, अगर वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है तो इनका रिजल्टेंट कैसा दिखेगा? बीच में से इट विल पास समवेयर इन बिटवीन। मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, एक बॉक्स को एक लोग इधर से खींच रहा है, एक लोग इधर से, तो डेफिनेटली बॉक्स कहाँ से जाएगा? बीच में से। बीच में से। सोचो ये 10 से खींच रहा है, 10 से खींच रहा है, तो डेफिनेटली कहाँ से जाएगा? बीच में से। सोचो इधर वाला बंदा जो है वो किससे खींच रहा है? 100 से, तो क्या बीच में जाएगा क्या? नहीं 100 की तरफ tilt 100 होगा। वाले की तरफ ऐसा कुछ जाएगा ना, हाँ 100 वाला डोमिनेट करने लग जाएगा। समझे? हाँ सर। ये जो इफेक्ट है यही बोलते हैं हम रिजल्टेंट। ठीक है, तो देखें, बहुत ही बेसिक्स आइडिया है। अगर मैंने ए और बी को ज्वाइन किया हुआ है कैसे? टेल टू टेल, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा? बीच में से। बीच In में से, between. इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन। अब लॉजिक ये है, लॉजिक क्या है कि अगर ए ज्यादा होगा तो किसकी तरफ रिजल्टेंट आएगा? एक ही ए की तरफ। और अगर बी ज्यादा होगा तो किसकी तरफ रिजल्टेंट जाएगा? बी की तरफ। बी की बी की तरफ। पक्का Big क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो समझे यहाँ पर। और अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तब क्या होगा? बीच में से जाएगा। बीच में से जाएगा, उनके Bisect एंगल करेगा। बाइसेक्टर में से जाएगा। क्लियर ना? और अगर Yes, इक्वल sir. नहीं है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ हायर वैल्यू। Dominant one. डोमिनेट, जो भी करेगा। तो ये था पहला क्राइटेरिया। पक्का सबको समझ आ गया ना? टेल टू टेल ज्वाइन होगा तो वेक्टर कहाँ से जाएगा? बीच में से Yes, कहीं तो sir. जाएगा। हाँ, ऐसे बने तो बीच में से तो कहीं से तो जाएगा। अगर इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो इसकी तरफ हो जाएगा, और अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो इसकी तरफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ वेक्टर्स आर ज्वाइंड Head Head to tail. हेड टू टेल, देन इट विल फॉर्म अ क्लोज ज्योमेट्री। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से समझेंगे। अगर हेड टू टेल ज्वाइन किया तो रिजल्टेंट कैसा करेगा? हमेशा Close. क्लोज ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ? देखना, ये हेड टू टेल है, ये हेड्स है, और ये दूसरा वेक्टर है टेल। अब इनका रिजल्टेंट बेटा क्लोज कब होगा? ये ज्योमेट्री अब क्लोज होगा। समझ आया? रिजल्टेंट कहाँ दिखेगा? हाँ अब यार एरो डाउन भी बना सकते हो और अप भी बना सकते हो। तो एरो इस तरीके से बनाना है कि रिजल्टेंट का हेड किससे मैच हो? हमेशा किसी हेड से। अगर आपने यहाँ पर हेड बना दिया तो गड़बड़ हो गया ना? रिजल्टेंट का पूरा हेड गड़बड़ किससे हो मैच हो गया? टेल। तो ऐसे काम नहीं बनेगा। हमेशा रिजल्टेंट का हेड किसी हेड से मैच होगा, टेल किसी Tail. टेल से। क्लियर? तो ये रूल है कि पहले तो क्लोज ज्योमेट्री बनाएगा और क्या बात होगी? Here or head टेल to विल बी join. एट टेल एंड हेड विल बी जॉइंड विद हेड। Head. तो पक्का ये रिजल्टेंट समझ आए कि कैसे ड्रॉ होगा? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अब इसका वेक्टर मेथड क्या है? लिखने का मेथड क्या है? लिखने का मेथड एकदम सिंपल है। R इज अ वेक्टर विच इज अ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है फिजिक्स में समेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दिस इज द एक्सप्रेशन, और ये उसका क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों चीजें क्लियर है या नहीं? हाँ ये सर। कह रहा है ए और बी को ऐड करो और उसका रिजल्ट बताओ, और ये उसी चीज का क्या है? ज्योमेट्रिकल डेटा है। ठीक है ना? हाँ यस सर। अच्छा, तो ये पता है प्रैक्टिस आपसे करवाई जाती है स्केल लेके, बट मैं वो स्केल वाली प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। मैं सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही आपको डेटा बताऊंगा। स्केल प्रैक्टिस मतलब देखना, समझना, समझना। मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले कि ये बॉक्स पे एक 10 का फोर्स लग रहा है और एक 10 का, बताओ रिजल्ट कितना आएगा? तो यार अब आप मेजर नहीं कर सकते हो ना रिजल्ट? कर सकते हो क्या? नहीं, कर सकते ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं बता सकते हो। लेकिन सोचो अगर यही क्वेश्चन बदल जाए, वो कैसे ज्वाइन हो? हेड टू टेल, तो रिजल्ट क्या होगा? क्लोज ज्योमेट्री ना। तो ये हाँ। कहा जाता है
कि अगर आपको इसे फिगर बना के सॉल्व करना है तो आप इसे इरेज करके कहां पर बना दो, हेड के बाद कितना, टेल। देखो मैंने कुछ गलत किया है क्या, इस नहीं वेक्टर को नहीं। शिफ्ट सेम किया, कर सकता हूँ ना बिना डायरेक्शन चेंज किए। हाँ सर तो हाँ। रिजल्ट क्या होगा, ये होगा ना Close रिजल्ट, geometry. क्लोज ज्योमेट्री। हाँ हाँ सर। आप स्केल से इसे 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, स्केल से इसे 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करो और स्केल से इसे मेजर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट 10 कितना रूट आएगा। 2 अभी आपको बेसिक हाँ। पता है, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो सॉरी डायरेक्टली पाइथागोरस लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, √10 स्क्वायर प्लस 10 मतलब 10 रूट 10 रूट 2 मतलब 14.1। 14.1 ये समझ आया कि नहीं, ये तरीका है रिजल्टेंट निकालने का सर। पेन पेपर पे। ओके, हाँ। अब फिर से क्वेश्चन बदल देते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि दो फोर्स हैं, ये 10 है और ये 20 है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। चलिए अब बताइए, इनका रिजल्ट निकालना है पेन पेपर पे, तो कैसे निकालेंगे, क्या अभी ये टेल टू टेल 10 को ज्वाइन है तो मैं शिफ्ट कर बता देंगे। पाऊंगा क्या, सर नहीं। ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। बेस्ट है कि मैं इसे कैसा ड्रॉ कर दूं, हेड टू टेल। तो यार गलती नहीं करना, एरो नहीं बदलना चाहिए। हाँ। क्या एरो नहीं बदलना चाहिए, तो इस 10 को उठा के कहाँ ले आओ, पीछे लेफ्ट पीछे। साइड ठीक है। क्लियर ना, यस हाँ सर सर। अब बताओ अब क्या करूं, रिजल्ट क्या होगा, इस लाइन को मेजर कर लो, ये लाइन ही क्या बन जाएगी आपका रिजल्ट रिजल्ट। रिजल्ट। क्लियर ना, यस। हाँ। ओके। नेक्स्ट चीज, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने कहा r इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये डेफिनेटली होगा कि r a और b ये हमेशा क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल। ओके। स्मिथ पूछे, सर ये अभी आपने मतलब शिफ्ट किया उसकी जगह ये 10 वाला पीछे शिफ्ट किया उसकी जगह हम ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कैसे, क्या यूज करोगे, सर सर वो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा पर सर आपने वो सब पढ़ा था ना सभी टाइप के ट्रायंगल्स के लिए साइन रूल, और उससे भी कर सकते हैं हम ज्वाइन करके बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पता है आगे मैं यही करने वाला हूं, मैंने कहा ना कि मैं आपको ड्राइंग नहीं सिखाऊंगा। ये मेथड कैसा है रिजल्ट निकालने का, ये तो ड्राइंग मेथड है ना, जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे अप टू द स्केल, क्या आप ये मेजर कर पाओगे क्या ग्रीन, नहीं। नहीं। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें मैथ लगा के बिना ड्रॉ किए आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे मैं यही सिखाऊंगा। ओके हाँ सर। ठीक है, अभी हम ये समझना चाहते हैं कि ए और बी का जो रिजल्ट है वो आर, वो हमेशा क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। तो मैं ड्रॉ करके मेजर कर सकता हूँ रिजल्टेंट, बट ये मेथड एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट आपको मतलब एक्सप्लेन तो कर ही दिया मैंने, आपको समझ में आ गया ना स्केल से ड्रॉ करने का। हाँ सर। अगर हाँ ऑफलाइन हाँ, क्लास सर। होता तो मैं आप सबको स्केल से ड्रॉ करके दिखा भी देता, बट बिकॉज अभी ऑनलाइन है तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अभी अपन कर नहीं पाएंगे, तो अपन मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव पे ज्यादा फोकस करेंगे। पहले बताएं दोनों मेथड ऑफ रिजल्टेंट समझ आए, यस सर हाँ सर समझ आए। ये हाँ, मेथड क्या सर। है, ये मेथड हमें मैथमेटिकल सॉल्विंग में हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेथड किस में हेल्प करेगा, ड्राइंग ड्राइंग। क्योंकि ऐसे Drawing. यहाँ Drawing पे में। प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे ना कितना दूर जाने वाला है यार, लेकिन यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार कितना दूर जाएगा, ठीक है। हाँ सर चले तो अपन नेक्स्ट आ जाते हैं मैथमेटिकल सॉल्विंग पर। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का क्या निकालना है हमें, मैथमेटिकल सॉल्विंग। तो हमें ड्रॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब चले मैं मैथमेटिक्स आपको समझाता हूँ, देखना। एक्चुअली मैं ड्राइंग का ही मैथमेटिक्स बनाने वाला हूँ, मुझे पता है कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे, मैं इसका डेरिवेशन समझा रहा हूँ आपको, और एट द एंड आपको आंसर तो लर्न करना ही पड़ेगा। ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर क्या है, बी, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, लेट्स से
थीटा। थीटा तो बताओ रिजल्टेंट कहाँ जाएगा इनके? सेंटर से। बीच में से कहीं रहेगा। क्या मुझे पता है कि कितना दूर रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। तो डिस्टेंस चेक करने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? ज्योमेट्रिकली चेक करना पड़ेगा ना। हाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो किसे शिफ्ट कर दूं? बी को शिफ्ट करा दूं। सो ये हाँ, मैंने B किया को। बी को शिफ्ट, ये मैंने किया बी को यहाँ पर शिफ्ट। कोई डाउट क्या किसी को अभी यहाँ तक? नहीं सर। नहीं अच्छा, लेकिन वो जो थीटा एंगल है क्या वो ये थीटा है क्या? नहीं। वो तो ये थीटा है ना। हाँ अच्छा, अब मेरा काम बन गया। मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट की लेंथ ये होगी। किसी को कोई डाउट क्या रिजल्ट की लेंथ? नो। नहीं एक्चुअली ये जो डॉटेड ब्लैक है ये मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, आप फील करो। ये मैंने चेक करने के लिए किया है कि मेरा रिजल्टेंट कितनी लेंथ का होने वाला है। इसको मैं बोलता हूँ क्या? ड्राइंग मेथड। अब मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसकी मैथ सॉल्व करता हूँ कि कैसे बिना ड्रॉ किए भी काम बन जाएगा। देखें। हाँ स्मिथ पूछिए। सर मतलब जो बी वाली लाइन थी उसको ही आपने शिफ्ट किया और वहां तक की लेंथ वाला ही मतलब आंसर होगा क्या? आंसर होगा, हाँ वही यही तो रिजल्टेंट का डेफिनेशन है ना, कि अगर आपने हेड टू टेल ज्वाइन किया तो रिजल्टेंट कहाँ तक स्ट्रेच करेगा? क्लोज ज्योमेट्री बनाएगा, मतलब एक टेल से स्टार्ट होके हेड तक एंड होगा। ठीक है। हाँ अब इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हमें पता है क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रायंगल, पाइथागोरस ट्रायंगल, मतलब परपेंडिकुलर वगैरह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल का क्या बना लेंगे? परपेंडिकुलर और बेस। तो आप जरा सोचो, ये बी वेक्टर है, ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, और बी आपको पता है, सोचो, और ये एंगल भी पता है। तो याद है ना, ये परपेंडिकुलर बता सकते हैं। कौन सा थीटा लगा दें यहाँ पर? साइन कॉस टेन में क्या लगा दे? ये फाइंड करना है तो। सही। सबको क्लियर है क्या लगाएंगे? साइन। साइन थीटा क्या आएगा? मान लेते हैं परपेंडिकुलर एक्स है और ये वाई है, क्या आएगा साइन थीटा? एक्स अपॉन सबको क्लियर है? साइन थीटा क्या आएगा? एक्स बाई बी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। पक्का क्लियर है यार? ये मैथमेटिक्स है, देखो ये समझनी पड़ेगी आपको, और अपन लर्न करने की भी टेक्निक बताएंगे आपको। सर नंबर 2। हाँ एक बार फिर से बताएंगे। हाँ, होता ये है कि इस ट्रायंगल में अभी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा ना कि यार साइन कॉस टेन डिफाइन होते हैं। तो साइन कैसे डिफाइन होता है? परपेंडिकुलर ओवर डायगोनल से, हाइपोटेनस से। एक्स ओवर बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? बी साइन थीटा। चलो अब y की वैल्यू यूज करनी है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा? कॉस। तो y को चाहिए तो cos थीटा यूज करूंगा। क्या आंसर आएगा? y बाई b। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? b। बी कॉस थीटा। यार अब देखो पूरा काम बन गया। इसकी लेंथ आ गई b cos थीटा, ये आ गया b sin थीटा, और इस ब्लैक वाले की इसकी लेंथ कितनी है? ए। a। तो यार अगर रेड चाहिए तो क्या मैं पाइथागोरस नहीं लगा सकता यहाँ पे? मतलब मुझे अगर r चाहिए तो मैं क्या लगा दूं? पाइथागोरस लगा दूंगा ना यार। यस सर। क्या होगा? परपेंडिकुलर हाँ का चलेगा। स्क्वायर अपॉन बेस में क्या है? a प्लस। बी कॉस थीटा का स्क्वायर। बी कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट क्या यहाँ तक? नो नो सर। सर। बस चलो इसी को समझ लेते हैं। पूरा यहाँ पर लिख दिया हुआ है मैंने। तो ये पहले था वेक्टर का रिजल्ट निकालना है। मैंने बी को क्या हाँ। कर दिया? शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से एक्स और वाई की क्या निकाल ली? वैल्यूज। अब मुझे चाहिए रिजल्ट, तो रिजल्ट का स्क्वायर क्या आ गया? पाइथागोरस थ्योरम। क्या? a प्लस बी, ये हुआ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताएं यहाँ तक क्लियर है या नहीं? हाँ सर क्लियर है। अब स्क्वायर ब्रेक करेंगे थोड़ा सा, तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्लियर है या नहीं? बताएं यहाँ तक। क्लियर है सर। अच्छा, फिर ये तो b साइन थीटा का स्क्वायर हो ही जाएगा। अब हुआ ये कि यहाँ पर b cos दिख रहा है और b साइन दिख रहा है, तो दोनों से b क्या ले लिया हमने? कॉमन। कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस। इसकी वैल्यू क्या होती है?
1 1। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया ना क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जरा याद करो, ये बस a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा ही है, सिर्फ cos थीटा एक्स्ट्रा आ गया। यस सर। हाँ और वो तो आना पड़ेगा ही ना, नहीं तो फिर वो पता Yes. कैसे चलेगा कि उनके बीच का एंगल कितना है, तो फिर क्या रिजल्ट होगा। समझा कि नहीं। समझ यस गया सर। सर। ये फॉर्मूला अभी आपको लर्न करना है, आपको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आपको कॉस याद है जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया है, आप बिना ड्रॉ किए आंसर बता दोगे। हाँ, सर थीटा को हमें ए और बी का बीच का एंगल लेना है ना, मतलब ए और बी के बीच का एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यस सर। ओके, तो चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सोचो अगर मैं थीटा 0 रख दूं तो मुझे क्या कुछ सॉल्व करने की जरूरत है क्या, आंसर क्या आना चाहिए था। ए प्लस बी, अगर मैं थीटा 180 रख देता तो आंसर क्या आना चाहिए था। ए माइनस बी। ए माइनस चलो बी। चेक कर लेते हैं रख के। थीटा मैंने 0 रखा, तो बताओ cos 0 कितना होता है। 1। 1। अगर 1 रखोगे तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया हाँ ना, सर। स्क्वायर कट, आंसर क्या आया। ए प्लस ए बी। प्लस A बी। plus B. सही काम कर रहा है ना एकदम। हाँ यस ठीक सर। है, 180 चेक करेंगे, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस माइनस 1। 1। -1 रखा तो किसका होल स्क्वायर बन गया, a माइनस ए बी। माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसर आ गया a हाँ। माइनस बी। कोई डाउट क्या। नो नो सर। सर। नहीं। अब रख दिया मैंने 90, तो cos 90 कितना होता है 0। 0। तो ये वाला तो टर्म ही खत्म हो गया ना, हाँ, ये पूरा क्या बचा सिर्फ। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करो ये तो पाइथागोरस जैसा ही बन गया ना, अभी तो हाँ। ज्योमेट्रिकली समझाया था। ये 10 है, ये 10 है, इस 10 को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और ऐसे लाइन ज्वाइन की, तो देखो रिजल्ट कैसा आया। जो रिजल्ट आया वो पाइथागोरस आएगा 10√2। तो हाँ तीनों देखो हमने स्पेशल केस हमने डिराइव कर लिए, कुछ और एंगल दिया होगा तो फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। तो बताइए यार आज का समझ आया या नहीं। हाँ सर, समझ आया। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे देखेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ पूछे, एनी डाउट। सर इस फॉर्मूला का कुछ लिमिटेशन है यार, हम हर वेक्टर के केस में हर वेक्टर के केस में, सारे वेक्टर के केस में यूज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। बस एक काम की चीज और देखनी है, जब मैं बात कर रहा था कि यार ये बॉक्स है, एक लोग इधर खींच रहा है, एक लोग इधर खींच रहा है, मान लेते हैं ये 10 है और ये मान लेते हैं 30, तो बताओ बेटा रिजल्टेंट कितना आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ चलो 30 10 और स्क्वायर, 40 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। 40 और 30 ले लेते हैं, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। आ जाता है 50। सही है, बट ये जाएगा कहाँ क्या बीच में से 45 डिग्री पर जाएगा क्या विद 50 न्यूटन नहीं। फोर्स। नहीं। नहीं, किसकी तरफ शिफ्ट होगा, 40 की तरफ थोड़ा शिफ्ट 40 की तरफ। 40 की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं बताऊं कि मेरा रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा हाँ। विद 40 न्यूटन फोर्स, तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। मेरे ऑप्शंस रहेंगे 35 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री। बताओ विच इज द करेक्ट वन। 35 डिग्री। 35 डिग्री। क्लैरिटी है या नहीं। यस हाँ सर। सर। लेकिन ये तो लक था ना कि बाकी 3 ऑप्शन ज्यादा थे, हाँ तो हमें एक डेफिनेट आइडिया भी चाहिए होगा कि कैसे ये एंगल निकालेंगे कि रिजल्ट कहाँ जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा, यहाँ पर सीखा कि रिजल्ट का वैल्यू कितना आएगा। ये क्लियर है या नहीं, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड, अमाउंट क्लियर है ना ये फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला अच्छे से आज लर्न चाहिए, क्योंकि कल इस फॉर्मूले के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीखेंगे हम। अच्छा वापस आते हैं, नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि ये जो रिजल्ट है ये कितने एंगल पर जाएगा, तो उस एंगल का नेम हमने क्या दे दिया, अल्फा। अल्फा। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, टू उस पॉइंट अल्फा। एंगल को फाइंड करना। ठीक है, हमें किसे फाइंड करना है, इस एंगल को। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, थीटा क्या चीज है एंगल बिटवीन द वेक्टर। और अल्फा क्या चीज है, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड बी। रिजल्टेंट। एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम अ वेक्टर ए, मतलब ये
अब आप पूछोगे कि क्या सर बी से भी तो कुछ एंगल होगा ना, ये हुआ अपना रिजल्टेंट। हाँ होगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। मैं किसके साथ फॉर्मूला याद करूंगा? अल्फा के मतलब ए के साथ वाला, ठीक है। तो देखें कैसे फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि ये इस ट्रायंगल का पार्ट है ना, हाँ सर तो ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब इस ट्रायंगल की वैल्यूज क्या क्या है? ये वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा, जबकि इसका बेस कितना है? A plus ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बताओ, अगर मुझे एंगल निकालना है तो कौन सा थीटा लगा दूं मैं? tan थीटा लगा देता हूं। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। base तो मतलब रिजल्टेंट के एंगल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा sin अपॉन theta upon A plus A cos B cos theta. ए प्लस बी कॉस थीटा। बताए क्लियर है या नहीं सबको? हाँ सर। अब इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी अलग होती है। सोचो आपने इसे सॉल्व करके आंसर आया क्या? √3। तो अल्फा कैसे बताओगे? आपको देखना है कि √3 tan में किसकी वैल्यू है। तो अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। समझ आया कि नहीं? सपोज सॉल्व करके आंसर क्या आया? 1। तो आपको क्या देखना है कि अल्फा किसकी वैल्यू है, मतलब सॉरी 1 किसकी वैल्यू है tan में। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, कभी कभी अननोन वैल्यूज भी रहेंगी। सपोज अल्फा आ गया कितना? 2.5। अब पता है क्या कि 2.5 किसकी वैल्यू है? नहीं। नहीं। इन दैट केस tan को इस तरफ लिखते हैं tan इनवर्स में। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड हो जाएगा। हाँ सर अल्फा का आंसर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2.5। समझा या नहीं? यस सर समझ गए। हाँ सर। तो आपको इस तरीके से आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन में यही चीज मैंने अभी जस्ट बताई थी कि अगर ए और बी हाँ। सेम रहेंगे तो रिजल्ट कहाँ से जाएगा? बीच में से। बीच में से डायरेक्ट तो क्या अल्फा सॉल्व करने की जरूरत है क्या तब? नहीं, क्योंकि अल्फा और नहीं। बीटा सेम होंगे। एंगल क्या होगा अल्फा का आंसर? बाय 2। समझा ना? अगर ए वगैरह ज्यादा होगा तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब चलो वेक्टर को ड्रॉ करके देख लेते हैं। क्या समझते हैं कि हमें कैसे ड्रॉ करना है? समझे, एक वेक्टर आपको दिया है 20i कैप प्लस 30j कैप। तो ये क्या लग रहा है? ये किसका रिजल्ट है? 20 और 30 का रिजल्ट है ना। हाँ हाँ अब 20 को कहाँ ड्रॉ करोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट तो क्लियर है ना सबको? हाँ प्लस सर। आई प्लस जे J माइनस आई minus माइनस J जे। सो डेफिनेटली ये क्या है? 20i और प्लस 30। तो दोनों किस क्वाड्रेंट में है? first फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट। बीच में से जाएगा। क्लियर? तो इनका रिजल्टेंट आएगा बीच में से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नंबर 2, अगर ये 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। cos 90 क्या हो जाता है? 0। सोचना ही नहीं पड़ता, पाइथागोरस से निकालेंगे। क्या आंसर आएगा? 20 स्क्वायर प्लस। 30 square. नंबर 2, ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा। अल्फा निकालने के लिए चाहिए फॉर्मूला, बट एक चीज कंफर्म है कि अल्फा का एंगल 45 से Greater. ज्यादा ग्रेटर है। होगा। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं। नहीं। अब बात करते हैं tan अल्फा की वैल्यू। पहले बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड समझ आया कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब हम निकालेंगे क्या? tan अल्फा। क्या? tan अल्फा। तो यार tan अल्फा का फॉर्मूला चलो शुरू करो। क्या था? b B cos cos थीटा theta अपॉन upon A plus B cos b sin थीटा नीचे। हाँ सॉरी माय मिस्टेक यार। ऊपर क्या था? sin साइन theta और Sin नीचे theta था cos theta. cos। क्लियर ना? हाँ तो सर। चलो रख देते हैं। थीटा कितना है? 90 डिग्री। डन। थीटा 90। हाँ। तो बताओ sin 90 कितना होता है? 1। 1 वैल्यू आएगी b। cos 90 कितना होता है? 0 तो वैल्यू आएगी A बी अपॉन ए b अपॉन a। तो b कितना है? 30 और a कितना है? 20.
20. ये वैल्यू तो पता तो होती नहीं है, तो अल्फा का आंसर आएगा tan इनवर्स 1.5। कोई डाउट क्या? नहीं सर। क्लियर ना ये चीज? हाँ। ओके ठीक है। अब क्या होगा, जब मुझे पता है कि 90 डिग्री एक स्पेशल एंगल है, तो क्यों मैं ये पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, मैं कुछ 90 डिग्री के लिए स्पेशल बना लेता हूँ रूल। समझना, 90 डिग्री के लिए स्पेशल रूल। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये मैंने बना दिया इनका रिजल्टेंट। मुझे पता है इनका रिजल्टेंट हमेशा एक ट्रायंगल बनाएगा, मतलब बी इधर आ जाएगा। हाँ। तो ये अल्फा सोचने की जरूरत ही नहीं है। tan अल्फा क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस। समझा ना? हाँ बिकॉज सर। ये 90 डिग्री है, इसलिए आप डायरेक्टली tan निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ। तो क्या 90 डिग्री के लिए सॉल्व करना पड़ेगा क्या बार बार? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। एक चीज नोटिस करना, आप एंगल ए से बता रहे हो या बी से? अभी ऐसे बता रहे। ए से। तो जिस चीज से बताते हैं वो कहाँ पे रहता है? डिनोमिनेटर में। मतलब मैंने आपसे कहा कि चलो एंगल बी से बताओ रिजल्टेंट का, तो रट नहीं लेना है कि सर ने कहा था कि बी बाई ये होता है 90 डिग्री के लिए। नहीं, इससे बता रहे हो वो कहाँ पर आएगा? डिनोमिनेटर में। तो अगर ये अल्फा पूछा है तो tan अल्फा का आंसर इस बार क्या आएगा? ए बाई बी। इसे ऐसे फील कर सकते हैं कि अब हमें शिफ्ट किसे करना पड़ेगा? ए को। तब ये परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगा ना। हाँ सर। तो ये दोनों रूल 90 के लिए लर्न रखने हैं। बताए, आज के सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है कि एंगल कैसे निकालना है 90 के लिए, और 90 के लिए रिजल्ट कैसे निकालना है। पता है 90 के लिए रिजल्ट क्लियर है, हाँ सर। एंगल क्लियर है, किससे बताना है, वेक्टर ए से या बी से? यस सर। ये जो भी अल्फा यूज करेंगे उसका हमें ध्यान देना है कि कहाँ से एंगल रहेगा। ठीक है, चले थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स से हमें ड्रॉ करना है क्या? 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप। तो चलो इसे ड्रॉ कर देते हैं जल्दी से। 20 आई कैप और 5 जे कैप, बताओ किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा ये? थर्ड। थर्ड। क्यों? 20 आई कैप मतलब इधर, और माइनस 20 है ना इसलिए, और -5 मतलब इधर। तो रिजल्ट किस क्वाड्रेंट में रहेगा? इस क्वाड्रेंट में। अब अगर 20 से एंगल पूछा तो बताओ tan अल्फा का आंसर क्या आएगा? तब परपेंडिकुलर ये रहेगा ना, जिससे एंगल बताते हैं उसे हमेशा किस में रखते हैं? अपॉन में। क्या आंसर आएगा? 5/20 1/4 5/20। और अगर एंगल आप 5 वाले से बताओगे तो परपेंडिकुलर में फिर कौन आएगा ऐसे ड्रॉ करके? 20 आंसर क्या आएगा? 20/5। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 5 से बताना है या 20 से? क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सोचो आपको लिखा है 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, मतलब आपको डेफिनेटली ये बताना पड़ेगा ना। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 0.25 फ्रॉम साउथ, तो आपको कौन सा निकालना पड़ेगा? ये एंगल। समझा ना? हाँ। तो अगर लिखा है tan इनवर्स 0.25, तो चेक करना पड़ेगा ना कि 0.25 साउथ से आ रहा है या वेस्ट से आ रहा है। ठीक है ना? तो बताइए यार, आज दो चीजें सीखी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर से समराइज करूंगा। नंबर 1, रिजल्टेंट। क्या है फॉर्मूला रिजल्टेंट का? a square plus b square plus 2ab cos ओके नेक्स्ट, रिजल्टेंट का एंगल का फॉर्मूला? b upon a। ना 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 ना, वो स्पेशल केस है। हाँ सर। Is b tan sin theta b sin theta upon a a plus cos b cos theta। cos थीटा। स्पेशल थीटा अगर कितना हो जाए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो r कैसे निकालते हैं डायरेक्टली? b upon। r रिजल्टेंट ये। हाँ। और अल्फा कैसे निकालते हैं? b b बाई ए। upon और ये अल्फा का किस वेक्टर से? फ्रॉम ए या बी? b ए।
ए जो कहाँ पर होता है, Denominator. डिनोमिनेटर में होता है। ये पूरी समरी है आज की हमारी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरी करती है, जिसपे हम कल क्वेश्चन सॉल्विंग एंड डिटेल्स करेंगे। क्लियर है ना ये? हाँ सर। Yes, डेफिनेटली ना सबको। अच्छा, हम इतना 90 डिग्री पे मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ आपको पता है? 90 डिग्री में क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया कि ये जो डायरेक्शनल वेक्टर है इन सब के बीच में एंगल कितना होता है? 90. 90। 90. तो जब कभी डायरेक्शनल वेक्टर्स को सॉल्व करना पड़ेगा तो ये दोनों रूल डायरेक्ट काम आएंगे। समझ आया ना Yes sir. क्यों ये इतना इंपॉर्टेंस कैरी कर रहा है? ठीक है, डन है यहाँ तक? Yes sir. Yes, अच्छा, ओके। सेम चीज मैं पहले एक बार बात कर लेता हूँ क्या, क्लोज ज्योमेट्री की। क्लोज ज्योमेट्री में हमें कैसे निकालना होता है, तो मैंने पहले भी बताया था क्लोज ज्योमेट्री में रिजल्टेंट क्या होता है? जब ए और बी हेड टू टेल ज्वाइन है तो रिजल्टेंट क्या बनाएगा? क्लोज ज्योमेट्री। तो सोचो आपको ये फिगर गिवन था और अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? अगर आप नोटिस करें तो आपको ये चीज दिख रहा है कि ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है और रिजल्टेंट इनका क्या है? आर। आर को लिखा मैंने ए प्लस बी। लेकिन अगर मैंने आपको एक ऐसा रैंडम फिगर बना दिया, अब बताओ कैसे पता करेंगे कि कौन रिजल्टेंट है कौन नहीं है? बताओ। ये कैसा, ये भी तो एक क्लोज ज्योमेट्री है ना, क्या यहाँ पर कोई रिजल्टेंट है क्या? तो नहीं। रिजल्टेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हेड से हेड कनेक्ट होता है और टेल से L कनेक्ट होता है. इसका सिंपल मीनिंग मैं बोल देता हूँ, टू हेड और टू टेल। Tail. देखो ज्योमेट्री में कहीं पे टू हेड टू टेल दिख रहे हैं क्या? नहीं. नहीं। तो दिस इज नॉट अ रिजल्टेंट डायग्राम। ओके, Yes sir. ठीक है। सिंपल क्वेश्चन लिखा है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गिवन वेक्टर्स। तो लेट्स से ये आपको ऐसा वेक्टर ए बनाया है, ये ऐसा वेक्टर बी बनाया है और ऐसा वेक्टर सी बनाया है। बताओ विच इज द रिजल्टेंट? क्या ढूंढना है आपको? बी। टू हेड एंड टू टेल। कौन सी चीज है जो हेड टू हेड कनेक्टेड है एंड टेल टू टेल कनेक्टेड है? कौन कनेक्टेड है? बी। B. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा बी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस सी। C. तो ये मैं इसलिए ये बना के बता रहा हूँ क्योंकि दिमाग में परसेप्शन यही बना रहता है कि रिजल्ट हमेशा कैसा दिखेगा, इधर। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट इधर ही दिखेगा। रिजल्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बेस चीज क्या है, क्या होनी चाहिए? Two head to Two head to tail. टू हेड टू टेल। two head to tail. तो ये था मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस और ये इसका था ज्योमेट्रिकल पार्ट कि कहाँ पे हम देख सकते हैं रिजल्टेंट क्या होगा। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं sir. No sir. क्लियर ना? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब क्या होता है इसमें अलग अलग तरीके से पूछ लेगा, तो थोड़ी सी मैथ तो लगा दोगे ना। पूछा है ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्या आंसर होगा? बी माइनस सी। B. सी वेक्टर क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? ये सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, विल डिपेंड अपॉन द ऑप्शन। ओके, हाँ sir. Yes sir. कोई डाउट क्या यहाँ तक? No sir. नहीं। अच्छा, एक और मिनट बस, लास्ट। जैसे ये फिगर देखो, ये क्लोज ज्योमेट्री है। अब देखो इसमें कहां पर टू हेड टू टेल दिख रहे हैं? किसके पास? C. सी के पास दिख रहा है। तो डेफिनेटली सी क्या है? रिजल्टेंट। लेकिन किनका रिजल्टेंट है? बाकी रिमेनिंग सबका रिजल्टेंट होता है। तो सी किसका रिजल्टेंट है? A B D. A B D. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ आया ना इस फिगर का? हाँ sir. अब ये थोड़ा थोड़ा बदल सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। तो आप समझ गए, ए प्लस बी प्लस माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0. 0। ठीक है, नेक्स्ट। ये फिगर देखो, क्या इसमें कहीं पे भी दिख रहा है क्या रिजल्टेंट? नहीं sir. नहीं सर। नहीं दिख रहा, कोई टू हेड टू टेल नहीं है। तो मैंने कहा कि इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, लेकिन यार अपन मैथमेटिकल चेंजेस ला सकते हैं ना। मैंने बताया कि अगर ये वेक्टर आई कैप है तो माइनस आई कैप कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना?
तो क्या करो, किसी एक वेक्टर को उल्टा कर दो, देखना काम बन जाएगा। देखो मैं बी को उल्टा कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा बी? अब देखो बी क्या बन जाएगा? माइनस रिजल्टेंट बन गया या नहीं? हाँ सर, कौन बन गया रिजल्टेंट? हाँ। माइनस बी बन गया माइनस बी रिजल्टेंट। किसका? ए, सी और सी है डी डी का। तो बी को इस तरफ ले आओ, आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस प्लस बी सी प्लस प्लस सी डी इज प्लस इक्वल टू, 0। ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे नहीं सर बी को नहीं करना, मुझे किसे उल्टा करना है? सी सी को उल्टा करना है, तो कर दो। इस बार रिजल्टेंट कौन बन गया? सी माइनस सी तो ये माइनस सी बन गया रिजल्टेंट, ये बन गया बी। तब भी आंसर क्या आएगा एट द एंड? यही ए आएगा प्लस बेटा। सी। तो ये समझ आया कि फिगर से देख के ज्योमेट्रिकली कैसे आंसर कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, डी को रिजल्टेंट बना दिया, ठीक है ना? यस इस तरीके से आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो टोटल आज के समरी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है, जो कल हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, वो क्या है? ये। और थोड़ा सा हमने अभी देखा कि अगर फिगर बना है तो उससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? यस सर, Yes, Sir. sir. ठीक है, तो आज के लिए यार इतना काफी रखते हैं। आप लोग को नोट्स पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे, आप लोग एक बार नोट्स रिवाइज कर लेंगे सारी चीजें, और इवनिंग में अपन टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना? सर 3 to 4 ना? 3 to 4 नहीं, शायद 4 to 5 मैं टाइमिंग डालता हूँ ग्रुप पे, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो ठीक है, Sir. फिर आज के लिए इतना काफी है। हाँ सर जब भी हम क्लोज ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं तो हम उसे ओपन जैसे करते हैं और फिल सॉल्व करते हैं ना? हाँ, मतलब अगर आपको क्लोज ज्योमेट्री का रिजल्ट बनाना है तो दोनों इंटरलिंक्ड चीजें हैं। मतलब जैसे ये क्लोज ज्योमेट्री है, अब आपको ये सॉल्व करना है, तो ये क्लोज ज्योमेट्री इज लाइक जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स। अब आप बात करते हैं ओपन की। ये दोनों वेक्टर, जो ये वेक्टर था, ये मैंने बना दिया यहाँ, इनका रिजल्ट हुआ क्या? ये। तो इनडायरेक्टली दोनों चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं। इस वेक्टर को उठा के क्या बना दो, ये तो बन गई क्या? क्लोज ज्योमेट्री। तो इसका मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको क्लोज को क्लोज जैसा ही सॉल्व करना है। आप इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, तो नॉर्मल ओपन ज्योमेट्री सॉल्व हो गई। याद है हमने जब डिराइव किया है ओपन ज्योमेट्री का, तब डेरिवेशन में हेल्प किसकी ली है? क्लोज। क्लोज की। तो दोनों इंटरलिंक है, एज पर द क्वेश्चन स्विच करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं काफी सारे क्वेश्चंस इस पे कराऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी आएगा कि कब कैसे स्विच करना है चीजों को, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। ओके, चले, कोई और डाउट क्या? ठीक नहीं है, सर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। थैंक यू सर। बाय Bye, थैंक sir. यू सर, बाय सर। बाय बाय। Yes, sir.